चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है आप लोगों को? माय वीडियो एंड ऑडियो बोथ आर क्लियर? चलिए, अगर सब बढ़िया है तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग जो आज एकत्रित हुए हैं, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक और विषय अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इस विषय के लिए दोस्तों आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस विषय के बारे में जानेंगे। पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ना कैसे है, उत्तर को लिखना कैसे है, उन सभी बातों को आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंध के पाठ्यक्रम और पठनीय सामग्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका सिलेबस और हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन का, तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही साधारण सा हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, उंगलियों पर इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो तो आप निसंकोच होकर लिखिएगा। क्लास का जब लेक्चर पूरा होगा तो लेक्चर पूरे होने के बाद में मैं खुद आपके क्वेश्चंस को देखूंगा और उनको मैं रिप्लाई करूंगा। दूसरा हम ये भी करेंगे कि मैं आपको लिखवाऊंगा भी, आप अपने मन से जो भी मैं बोलता रहूं अपना लिखते रहूं तो करते रहिएगा, लेकिन एक ब्रीफ में कि शॉर्ट में आपके पास क्या रहे कि रिवीजन करने का आपका मटेरियल रहे, आपका सामग्री रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास में समय कम है, एग्जाम नजदीक है, तो हमको इसको देखते हुए क्या करना है, अपने को तेजी से क्या करना है, तैयार करना है। तो चलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध के अगर मैं पाठ्यक्रम की बच्चों बात करता हूं, सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं, तो बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। अगर हम गत कई वर्षों के पेपर देखें तो उस पेपर के माध्यम से भी और जो हमको दिया गया है आयोग के द्वारा, हम उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उसका सिलेबस क्या है। तो ये नहीं कि जो आयोग ने हमको सिलेबस दिया, यानी कि जो कमीशन ने हमको सिलेबस दिया केवल वही से क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि बाहर से भी क्वेश्चन बनते हैं, उस सिलेबस से बाहर जाकर भी। हालांकि सिलेबस से बाहर कुछ होता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि भाई सिलेबस में तो ये बात लिखी नहीं थी। आईआर का अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा ये अप्लाइड या करंट बेस भी एक विषय होता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर ही हमेशा रहते हैं कि आईआर जो है पूरा करंट, ऐसा नहीं है। आईआर में आपको तब तक अच्छे अंक प्राप्त नहीं होते जब तक आप सैद्धांतिक जानकारी के साथ समसामयिक विषयों को उसके साथ क्या नहीं करते हैं, क्लब नहीं करते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता आपकी नहीं होती है। मान लो भारत चीन संबंधों की बात हो जाए, या भी हम बात करें वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की बात हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो केवल ये नहीं कि आप करंट के ऊपर बात कर देंगे, लेकिन करंट के साथ थोड़ा जिक्र करना होगा, थोड़ा सिद्धांतों का, थोड़ी बातों का, अवधारणाओं का। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर करंट से इस चीज को जोड़ेंगे कि हाल के संदर्भ में ये बात क्या होती है, लागू होती है या प्रमाणित होती है, तो आपकी बात क्या हो जाती है, वजनदार हो जाती है। हाँ, अगर हम इसी बात को पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं तो वहां पर हम किसी थिंकर का, स्कॉलर का, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में हम कुछ लिखते हैं तो एक अलग विषय होता है। लेकिन अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो वर्तमान में आने से पहले अगर संबंधों की बात कर रहे हैं तो पृष्ठभूमि की बात होगी। पृष्ठभूमि भी कैसे लिखनी है, कैसे करनी है, वो सब हम लोग क्या करने की चर्चा करेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। तो चलिए, मैं पाठ्यक्रम की बात कर रहा था, तो पाठ्यक्रम में बहुत सिंपल सा, एक तो भारत की विदेश नीति, यानी कि पहला अगर हम बात करें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। जब हम भारत की विदेश नीति की बात करेंगे, यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी से पहले व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या है।
विदेश नीति जो हमारी बनती है उसका मेन रीजन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कारक, कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमारी विदेश नीति को, नहीं ये दोनों मीडियम में रहेगी बच्चे, दोनों मीडियम में रहेगी दोनों माध्यम में रहेगी और मैं दोनों मीडियम को बोलता रहूंगा। इसके अलावा जो मैं अपनी नोट्स आपको दूंगा, अभी मेरी बुक आपको मिल जाएगी जल्दी ही, जैसे पॉलिटी की हमारी बुक है, मेरी बुक है पॉलिटी की, इंडियन पॉलिटी की, तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन की भी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, दोनों की आपको मिलेगी। तो उसको भी आप साथ में रखेंगे अपने साथ में। और जो आपको मैं ये पीपीटीज या नोट्स दूंगा, जैसे ये तो भी मैं ऑन द बोर्ड काम कर रहा हूं, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो मैं पीपीटीज आपको दूंगा अपनी ओर से, जो सॉफ्ट कॉपी में आएंगी, वो दोनों मीडियम में रहेंगी, एक तरफ हिंदी में मैटर रहेगा, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा। तो मीडियम कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। टर्मोलॉजी होती है, किसी भी सब्जेक्ट की टर्मोलॉजी होती है, उन टर्मोलॉजी को हमको पकड़ना है, उस टेक्निकल शब्दावली को, उस टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना है, पकड़ना है। जो टेक्निकल वर्ड है यानी कि जो तकनीकी शब्दावली है उनको पकड़ना है। बाकी तो हम लोग सब हिंदी भाषी स्टेट में है, तो कोई ऐसा कोई नहीं कि भाई काकी भी हम नहीं समझते, तो इसलिए कोई माध्यम को लेकर कोई इश्यू नहीं मानना है। बस आपको अपने टेक्निकल वर्ड, अब चाहे कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, उसको भी टेक्निकल वर्ड्स को देखना है, पकड़ना है, जाता है। मैं अक्सर बोलता हूं कि कई सारे शब्द ऐसे हैं, कई सारे वर्ड ऐसे हैं, चाहे वो इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, हर सब्जेक्ट में बात करें, तो कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका हिंदी का सही मीनिंग इंग्लिश में नहीं है, और कई वर्ड ऐसे हैं जिनका इंग्लिश का सही मीनिंग कहां पर नहीं है, आपका हिंदी में नहीं है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, अभी हाल फिलहाल में हमेशा चर्चा का विषय रहता है वो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। ये दो शब्द हैं, दो शब्दावलियां हैं। इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वो है सेकुलर, लेकिन धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों में अंतर है। आमतौर से कई किताबों में, पुस्तकों में धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लिखा होता है। जनरली लोग कहते हैं कि सब एक ही बात है, नहीं, दोनों में बेसिक सा अंतर है, बेसिक सी शब्दावली में अंतर हो जाता है। ऐसे में जब स्वतंत्रता की बात करता हूं तो हिंदी में स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में दो शब्दावलियां हैं, लिबर्टी और फ्रीडम। अब जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में लिबर्टी का जिक्र है, और 19 अगर हम आर्टिकल को देखते हैं तो वहां पर आपका फ्रीडम का जिक्र है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दावली, जैसे हम लोग आईआर की बात करेंगे तो यहाँ पे सोवरेनिटी की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि राज्य क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। क्योंकि जब तक ये चीजें या शब्दावली हमारी क्लियर नहीं होती, ये टर्म जो टेक्निकल वर्ड हैं, या हम लोग बात करें जो तकनीकी शब्दावलियां हैं, ये क्लियर नहीं होती, तो हम सही तरीके से किसी भी विषय की समझ नहीं बना पाते हैं, उसको हम ठीक से क्या नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो मैं सब कोशिश करूंगा कि आज का एक लेक्चर उन सभी शब्दावलियों को मैं क्लियर करूं, और बहुत जल्द से हम लोग क्या करेंगे, सब चीजों को करते हुए चलें। तो इसलिए आप मीडियम को लेके कोई भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मीडियम का कोई तनाव नहीं है, मीडियम का किसी तरह का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाकी मैं बोलते ही रहूंगा, कोई इश्यू नहीं है, आपको मैं हर टेक्निकल वर्ड हिंदी इंग्लिश में बोलता रहूंगा। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे दोस्तों, मैंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करेंगे तो मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप सुनते हो नेशनल इंटरेस्ट, है ना, राष्ट्रीय हित। अब राष्ट्रीय हित क्या होता है, व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। क्या दुनिया के जितने भी देश हैं, हम दुनिया के जितने भी देश की बात करते हैं, तो क्या सभी के नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे से मैच करते हैं या डिफरेंट होते हैं, उन सबको हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम बात करेंगे, जब मैं फॉरेन पॉलिसी को मैं बताऊंगा तो फिर मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आऊंगा। और अभी हम जानते हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं, यानी कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनकी किताब भी आई है द इंडिया वे, बहुत अच्छी किताब है उनकी, और उन्होंने कई जगह अपने व्याख्यान, अपने लेक्चर्स कह लीजिए, या उनको कह सकते हैं हम लोग, अपनी स्पीच उन्होंने दी। तो उस स्पीच में उन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत अच्छा क्या किया है, पूरा का पूरा एक रिव्यू किया है। मैं इसको कहूं तो पूरा एक विवेचना की है उन्होंने। उस विवेचना का हम जिक्र करेंगे कि उन्होंने कैसे आजादी के बाद से लेके पूरी विदेश नीति का बताया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या अच्छे पॉइंट्स रहे, क्या अच्छी बातें हमारी रही, कहां पर हम लैग किए, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, वो भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और हम जिक्र भी करेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे कि उन्होंने पुस्तक के अंदर भी
और अनेकों स्पीच के माध्यम से इन बात को लिखने का, बोलने का प्रयास किया। तो नेहरू जी से लेकर वर्तमान मोदी सरकार तक हम लेकर आएंगे तो हम अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, जहां पहले हम नैम को लेकर चलते थे, गुटनिरपेक्षता को लेकर चलते थे, पंचशील को लेकर चलते थे, लेकिन वहीं आज हम लोग मल्टी एंगेजमेंट की ओर चल रहे हैं। यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा, आप देखेंगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, लगातार आप देखते होंगे हमारे जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके आपके कई जगह स्पीच आती है, कई जगह वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत ही मुखर तरीके से, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से अपनी बात को रखते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इतनी अग्रेसिव बातें दुनिया में वाहवाही होती है? यूरोप को बोल दिया, रूस यूक्रेन वाले मामले में यूरोप को कटघरे में खड़ा कर दिया, अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। कमाल की बात है, अमेरिका रशिया दोनों को साथ इंडिया लेके चल रहा है। चीन के साथ हमारा क्या चल रहा है? बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, बॉर्डर पे टेंशन चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी चीन के साथ हमारे डायलॉग चल रहे हैं। तो जो ये सब चीजें, इन सबको हम लोग विदेश नीति में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसी विदेश नीति हम लोग लेके चलते हैं जिससे हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को साध सकें। तो ये पूरा विषय हम लोग भारत की विदेश नीति में जानेंगे। दूसरा, भारत और भारत के पड़ोसी, इंडिया विद नेबर कंट्री, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जिसमें आपका चाहे भूटान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जितने मालदीव है, अफगानिस्तान है, इन सबको, म्यांमार, सबको हम लोग देखे चलेंगे। और हाल के दिनों में तो बड़ा नेबरिंग कंट्री को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार के हालात, चाहे वो म्यांमार की बात हो कि वहां पर जब कूप हुआ, कूप होने के बाद से स्थिति कैसी बनी हुई है, लगातार वहां पर वायलेंस चल रहा है। हम श्रीलंका की बात करें, देखो श्रीलंका की क्या कंडीशन हुई कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वहां की जनता घुस गई, यानी कि एक अराजकता की स्थिति, एक चौस की स्थिति वहां पर क्रिएट हो गई। हम उसकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा, यानी कि हम देखें तो कोविड के बाद से हम देखें तो कोविड के दौरान भी, कोविड के बाद भी देखें तो हमारे पूरे नेबर में, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं, जो पूर्व एक्स पीएम है उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। तो यानी कि पूरा उथल पुथल इस समय हमारे पड़ोस में चल रही है। उसके बाद भी इंडिया अपने आप को एक स्टेबिलिटी के साथ लेके चल रहा है। वर्ल्ड को आज पूरे इंडिया के अंदर एक किरण दिखाई दे रही है। तो ऐसा कैसे? उन सब बातों को तो नेबरिंग कंट्रीज को भी लेके चलेंगे, नेबरिंग कंट्रीज का इश्यूज क्या चल रहे हैं, और पोस्ट कोविड वो भी हम देख के चलेंगे कि पोस्ट कोविड के बाद कैसे हालात पूरे दक्षिण एशिया में, यानी कि साउथ एशिया में बने हैं, उसमें इंडिया ने अपने आपको कैसे बचाया और कैसे इसको लेके चल रहा है। इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तो नहीं जैसे श्रीलंका की स्थिति खराब है, म्यांमार के खिलाफ है, अफगानिस्तान की स्थिति आप जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार से तालिबान आ गया। तो उन सबको देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए हम कैसे मैनेज करें, वो सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। फिर नेबर कंट्रीज के साथ हम भारत के, इंडिया के रिलेशन, जो वर्ल्ड की ग्लोबल पावर हम लोग बोल सकते हैं ना, ग्लोबल पावर, यानी कि वर्ल्ड की, यानी कि जो आपकी वैश्विक शक्तियां हैं, जो आपके ताकतवर देश हैं, उनके साथ हमारे किस प्रकार के रिलेशन है, उनके साथ हमारे क्या है, किस प्रकार के संबंध हैं, उनको हम लोग देख के चलेंगे, उनको हम लोग लेके चलेंगे। ग्लोबल पावर जो हमारी है जितनी भी दुनिया देश के अंदर, तो विश्व के अंदर, चाहे हम लोग बात करें किसकी, ग्लोबल पावर की हम बात कर रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, हालांकि चीन नेबर कंट्री में आ जाएगा, चीन की बात करें, थोड़ा बहुत हम ब्रिटेन को भी देख लेंगे क्योंकि काफी चर्चा में है और इकोनॉमी क्लैप्स हो रही है, हम उसको बीट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक वहां के पीएम हैं, उनको भी देखेंगे। तो होलसेल आपको यूरोप को भी देख लेंगे, अफ्रीका को एक एक देश को देखकर पूरे कॉन्टिनेंट के साथ देख लेंगे। इसी प्रकार हम लोग लैटिन अमेरिका को देख लेंगे। एशिया की अगर हम बात करेंगे तो हम सेंट्रल एशिया को देख लेंगे, पश्चिम एशिया को देख लेंगे। इंडिविजुअल देखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, पूरे पूरे एक इस प्रकार से जो पश्चिम एशिया है, मिडिल एशिया है ना, आपका ईस्ट एशिया है, तो उन सबको, जो महत्वपूर्ण देश है, मान लो ईरान के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, इजराइल के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो इस प्रकार के विषय को हम लोग क्या करेंगे, देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर भारत के साथ जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या संबंध है, चाहे वो हम यूएन की बात करें, ईयू की बात करें, और भी संगठन, चाहे वो एनएसजी की हम बात करें, तो चाहे आपके सिविलियन वर्क के लिए हो, चाहे आपका
पावर मान लो वासेनार एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, या हम ऑस्ट्रेलियन ग्रुप की बात करते हैं, MTCR की बात करते हैं, NSG की बात करते हैं, उन सबको देखेंगे, वर्ल्ड बैंक को देखेंगे, IMF को देखेंगे, तो वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हम सबको देखेंगे। इनके अलावा 2-3 टॉपिक और वो मेरे ख्याल से देखने चाहिए आप सबको, हालांकि सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चर्चा में बहुत रहते हैं, लगातार विषय रहता है, डिस्कशन में रहते हैं और हॉट इश्यूज बने रहते हैं, चाहे वो डायस्पोरा को लेकर हो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायस्पोरा अगर कोई है तो वो इंडिया का डायस्पोरा है, यानी कि आपका डायस्पोरा प्रवासी भारतीय। फिर हम बात करें इन्वायरमेंटल इश्यूज को, हम बात कर लेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट पे हम लोग बात कर लेंगे। पर्यावरण के इश्यूज को थोड़ा देखेंगे कि डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन उनके बीच में किस प्रकार से पॉलिटिक्स, यानी कि मैं ये तो नहीं कि मैं एक इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास लूंगा, मैं तो केवल आपको जो चर्चा करूंगा कि यहाँ पर राजनीति किस प्रकार से होती है डेवलपिंग नेशंस के साथ में, डेवलप नेशन किस प्रकार से इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर आते हैं, उन सबको हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और एक और मैं थोड़ा सा टेररिज्म पर भी हम चर्चा करेंगे, हल्का सा इंटरनेशनल टेररिज्म, क्योंकि आप हमेशा देखते भी होंगे, हमारे भी यहां से बोला गया है कि जयशंकर जी बोले भी हैं कि IT भारत ने भी दिया है, और IT किसने दिया है, पाकिस्तान ने भी दिया है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वहां उसने क्या दिया है, इंटरनेशनल टेररिज्म दिया है। तो इन इश्यूज को हम समझेंगे। बाकी और कोई भी इश्यूज आपका होगा तो आप प्लीज कोई भी इश्यूज आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको कोई और इश्यूज होंगे तो वो भी हम चर्चा कर लेंगे। रूस यूक्रेन जो डिस्प्यूट है उसको भी देख लेंगे, चीन ताइवान जो डिस्प्यूट है उनको भी देखेंगे। तो जो आपके हॉट बर्निंग इश्यूज हैं दुनिया देश के अंदर चल रहे हैं उन सबको हम देखेंगे। लोहांस्क डोनस्टैक, यानी जो डोनबास रीजन के अंदर जो नए देश बने हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, वो क्यों बने हैं, वो सारी चीजों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। यानी कि करंट में जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको भी हम देखेंगे जो IR से रिलेटेड है। तो ये तो बच्चों मैंने सिलेबस की आपकी बात की, पाठ्यक्रम की बात की। अब प्रश्न उठता है कि स्टडी मटेरियल के बारे में बात करें। एक तो मैंने कहा कि समय अपने पास में कम है, समय ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए सिंपल है कि मैं आपको अपने नोट्स दूंगा और ज्यादा मोटे नोट्स नहीं होंगे, तो वो किताब की फॉर्म में आपको मिलेंगे। नोट्स हैं किताब की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे, उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वो कैसे होंगे वो आपको मैनेजमेंट के द्वारा, अपनी जो टीम है उसके द्वारा आपको बता दिया जाएगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, उसमें आप बिल्कुल भी तनाव मत लीजिएगा। आपको सब जानकारी मिल जाएगी कैसे मिलेंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिले। डेली आपको ये जरूर मिलेगा कि डेली जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उसकी आपको PDF जरूर जाएगी। PDF और भी शॉर्ट नोट्स होती है, वो PDF आपको सॉफ्ट कॉपी में जाएगी। तो यही आपको पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको कोई नोट्स देखना है, इसके अलावा ना कोई बुक देखनी है, ना ही किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी कुछ आपको देखना है। कोई आपको देखे और कुछ आपको पूछना हो तो आप क्वेश्चन रख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको कोई भी स्टडी मैटर की जरूरत नहीं है। कुछ मैं लिखवाऊंगा भी, आप पेन पेपर लेके बैठा कीजिएगा। तो मैं डेली जब मैं जो भी लेक्चर दूंगा तो उसका मैं शॉर्ट में आपको नोट्स बनवा दिया करूंगा। तो शॉर्ट इतना कि जैसे मान लो लेक्चर लिया 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर हुआ, तो 2-3 पेज में उसको ब्रीफ में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिखवा दूं, ताकि आपको जल्द से जल्द क्या हो, रिवाइज करने में इश्यू ना हो, तेजी से आपको क्या रिविजन कर सके। तो चलिए बच्चों बात करेंगे अब हम अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए देखिए मेरी बात समझिएगा। हमारे पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका ये रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल स्लोली चलेंगे स्टार्टिंग में 1-2 दिन, और फिर मैं धीरे धीरे क्या होऊंगा, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर और टॉप गियर में गाड़ी को लगा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट गियर में चलेंगे। और सबसे पहले क्या है कि किसी भी विषय की एक टेक्निकल, यानी कि मैं बोलता हूं हमेशा एक टर्मिनोलॉजी होती है, एक शब्दावली होती है, टेक्निकल उसके वर्ड होते हैं, उनको पता होना चाहिए। उस विषय की मूलभूत समझ होनी चाहिए, तभी उस विषय के ऊपर हमारी क्या बन पाती है, पकड़ बन पाती है। मैं इतना कमिटमेंट आपसे कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का आपका आएगा तो आप ऐसी स्थिति में नहीं होंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ाया नहीं गया है। आप हर एक को लिखने की स्थिति में होंगे, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत रिवीजन करने की जरूरत नहीं आपको है। चुपचाप शांति से ईयरफोन लगाइए, अगर आप फोन से सुन रहे हैं या आप लैपटॉप जो भी ईयरफोन लगाइए, पेपर पेन लेकर बैठिए और शांति से पीसफुली क्या कहिए, सुनिए।
ठीक है, बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन के साथ, एकदम से क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो आप सब पढ़िए। चलिए, बाकी मैं क्वेश्चंस आपका देखता रहूंगा, आप उसमें निश्चिंत रहिएगा, क्वेश्चंस मेरे पास में सब आपके आ रहे हैं, मैं देखता रहूंगा। चलिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करूं कि व्हाट इज द इंटरनेशनल रिलेशन, तो मैं ये कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में बनने वाला जो संबंध है, मैं राज्य के साथ शब्द राष्ट्र भी यूज कर सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक राष्ट्र राज्यों के बीच में बनने वाला जो रिलेशन है उसको हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कह सकते हैं। क्वेश्चन ये, प्रश्न ये है कि मैंने भी दो तीन शब्दावली यूज की, मैंने राष्ट्र वर्ड यूज किया, राज्य वर्ड यूज किया, तो पहले थोड़ा समझिए राष्ट्र और राज्य ये दो शब्दावली क्या है, थोड़ा सा इनका भी अर्थ पहले जाने, फिर मैं आगे चलूंगा, फिर मैं आगे लेके चलूंगा। मैंने आपसे कहा कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में बनने वाला संबंध, तो एक तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं देश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा कंट्री। दूसरा वर्ड आपका मैंने यूज किया राष्ट्र यानी कि नेशन, और तीसरा वर्ड हमने यूज किया राज्य यानी कि स्टेट, और इसके अलावा एक शब्द और वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रांत यानी कि प्रोविंस। इन दोनों को मिला के एक शब्द और बनता है राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब हम आईआर क्या टेक्निकल वर्ड जो यूज होता है वो राज्य ही वर्ड यूज होता है। आप देखेंगे भी, अगर हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं या हम कोई भी किसी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं, वो भी हमेशा जब वर्ड यूज करते हैं तो स्टेट बोलते हैं, इंडियन स्टेट, अमेरिकन स्टेट, यूएसए की बात करेंगे है ना, यूक्रेन स्टेट, तो आप सोचते होंगे स्टेट क्यों बोलते हैं, जबकि हम स्टेट वर्ड तो यूज करते हैं यूपी के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए। तो थोड़ा सा पहले शब्दावली को जान लीजिए कि ये इनका अर्थ क्या होता है। पहले हम देश की बात करें, देश यानी कि कंट्री। देश दोस्तों एक भौगोलिक आइडेंटिटी को दिखाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी जो होती है उसको दिखाता है। यहां पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी हो सकती है, यानी कि एक राजनीतिक पहचान भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी फीचर है जो देश में नहीं होता। ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ताइवान एक कंट्री है, देश है, एक स्टेट नहीं है। मैंने फिर बोल रहा हूं, ताइवान जो है एक देश है, कंट्री है, राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। ताइवान एक नेशन तो है, हम नेशन बोल सकते हैं, लेकिन उसकी जो नेशनलिटी है, यानी कि उसका जो नेशनलिटी, अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो वो चाइना से ज्यादा मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चीन और ताइवान, जिसको आज हम बोलते हैं, यानी कि चीन को जो टेक्निकल वर्ड है, ऑफिशियल नेम है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो वही ताइवान का जो टेक्निकल वर्ड है वो है आरओसी। तो पीआरसी और आपका आरओसी दोनों की अगर नेशनलिटी की हम बात करें तो दोनों की सेम है, यानी कि दोनों की राष्ट्रीयता सेम है। तो इतना देखिए, समझना कितना जटिल सा है, संबंध को पहले समझने का प्रयास करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसको जान जाएंगे तो हम सही तरीके से वहां पर जब मेंस में लिखेंगे तो हमको पता होगा कि हमको राष्ट्र वर्ड कहां पर चूज करना है, स्टेट वर्ड कहां पर चूज करना है, नेशन कहां पर, कंट्री कहां पर, प्रोविंस कहां पर। क्लियर? इसको आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है जानना कि कई बार हमारे पॉलिटिशियन भी इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देते हैं, बोल देते हैं कि भारत जो है एक राज्य है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। आपने सुना होगा पिछले दिनों एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने बोला कि भैया भारत जो है एक राज्य, राष्ट्र नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है और उस प्रकार का एक भ्रम आम जनता में, पब्लिक में पहुंच जाता है। चलिए, तो बेटा पहले हम समझेंगे यहां पर कि देश का मैं बता रहा था, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहीं पर एक वर्ड मैंने आपको क्या बोला, राज्य। क्या बोला? राज्य। तो पहले हम स्टेट को जानते हैं, स्टेट के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे इन चारों शब्दावलियों को। स्टेट के बारे में कहा जाता है, एक पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं, नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने 4 फीचर्स कहे कि जहां पर ये 4 फीचर होंगे, 4 तत्व होंगे,
वो क्या होगा, एक स्टेट होगा। हालांकि उनकी बात को सबने माना, लेकिन उसमें एक फीचर और जोड़ा गया बाद में, जिससे और ज्यादा क्या हुई, क्लियरिटी आई। पहला, एक उसके पास क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्या, जनसंख्या, यानी कि आपकी क्या पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, आपका सरकार यानी कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथा आपका क्या होना चाहिए, संप्रभुता, सोवरेंटी। ये चार बातें उन्होंने बोली, लेकिन केवल इन चार बातों से कोई भी स्टेट नहीं बन जाता। इसमें एक शब्द और जुड़ता है, एक टर्मिनोलॉजी और जुड़ती है, एक फीचर और जुड़ता है, और वो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना। तो जहां पर जिसके अंदर भी, जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिस बॉडी के अंदर, जहां पर आपको ये 5 फीचर्स मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेट। तो पहले मैंने कहा भारत के पास भूभाग है, लैंड है, आप कहेंगे सर है। आप कहेंगे जनसंख्या, आप जनसंख्या भी बता देंगे, पॉपुलेशन है, विश्व के नंबर 1 बनने वाले हम लोग। फिर आप बोलेंगे गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट भी है, मोदी गवर्नमेंट है, आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तीसरा सोवरेंटी। सोवरेंटी एक बड़ा विषय है, एक बस को अच्छे से जानना भी चाहिए आपको। व्हाट इज द मीन ऑफ सोवरेंटी, क्योंकि जब हम लोग नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हर कंट्री का सबसे बड़ा जो मेन इंटरेस्ट होता है वो 2 ही होते हैं, एक तो राष्ट्र की एकता अखंडता, और दूसरा आपका क्या, संप्रभुता की रक्षा। हर देश चाहता है कि उसकी जो यूनिटी, इंटीग्रिटी है, सोवरेंटी है, वो बरकरार रहे। बाकी तो बातें बात की, हम डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, चाहते सब में विकास करें, लेकिन पहले क्या, कि पहले हमारी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेंटी बनी रहे। यूक्रेन के साथ में आज जब वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन किसके लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी सोवरेंटी के लिए। क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी सब मायने क्या हो गए, बेमानी हो गई। तो देखा जाता है कि किसी भी नेशन के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए मेन क्या है, मेन सबसे पहला इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहला इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, अपनी सिक्योरिटी करना, अपनी रक्षा करना। भाई मान लीजिए, मैं छोटी बात बोलता हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमेशा बोलता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अगर आपको समझना है तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आ जाइए, और जिस प्रकार आप दुनिया के साथ अपने संबंधों को बनाते हैं, आपके मित्र होंगे, कुछ आपके शत्रु होंगे, कुछ के साथ आपका जो व्यवहार होगा ना तो मित्रता वाला होगा, ना ही दुश्मनी वाला होगा, जिसको कहते हैं ना, कबीर कहा करते हैं, ना कहूं दोस्ती ना कहूं बैर, वो वाले कॉन्सेप्ट में भी आप आ जाते हैं कुछ के साथ। लेकिन जब आप संबंध बनाते हैं तो कुछ लोग आपको चीट भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। तो धोखा देते हैं, आप चलो झेल जाते हैं, संभाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। कई बार क्या होता है, चलो आगे बढ़ना है, काम करना है, हमको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। किसी ने आपसे मतलब व्यापार में आपके साथ कोई गड़बड़ी कर दी, आप भूल जाएंगे। लेकिन कोई आपको मारने ही लग जाए, तो आप अगर कोई मारने लग जाए आपको, तो आप रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। आपको कोई थप्पड़ लगाने लगे, आपको कोई मारने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप डेफिनेटली सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी करेंगे, रक्षा करेंगे। तो हर देश, हर राष्ट्र सबसे पहले अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेंटी के लिए संघर्ष करता है। तो क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द सोवरेंटी। अगर सोवरेंटी को, संप्रभुता को मैं बहुत ही सिंपल सा डिफाइन करूं, तो मैं ये कहूंगा कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज में, यानी कि आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी। यानी कि मेरे आंतरिक और बाह्य मामलों में जो मेरे इंटरनल इश्यूज हैं और मेरे जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उनमें मेरे को जो आपके क्या है, आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, दैट इज द सोवरेंटी। क्लियर। यानी कि किसी तरह का कोई लैक, कोई दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, लैक ऑफ द प्रेशर, तो सोवरेंटी कहेंगे। बच्चों, दुनिया में जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है वो इसी बात का स्ट्रगल है कि हर राष्ट्र अपनी सोवरेंटी को बनाए रखना चाहता है। हालांकि जब हम राज्य की बात करेंगे तो राज्य शब्द एकदम कोई ये नहीं कि भाई बहुत पुराना, संप्रभुता बहुत पुराना शब्द है, सोवरेंटी बहुत पुराना शब्द है। ये आपका वेस्टफैलिया ट्रीटी हुई थी आपकी यूरोप के अंदर, उसी के माध्यम से ये शब्द आया सोवरेंटी। लेकिन सोवरेंटी को लेकर ही संघर्ष है, स्ट्रगल है। जब अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी सरकार को हटाकर तालिबान पावर में आता है, तो तालिबान जो पहले अशरफ गनी संप्रभुता का प्रयोग करते थे, आज वो तालिबान उस संप्रभुता का प्रयोग कर रहा है। म्यांमार में जो पहले आपका आंग सांग सूकी गवर्नमेंट
जिस सोवरेंटी को यूज करती थी आज वहां पर कौन यूज कर रहा है? वहां की आर्मी, यानी कि वहां की जो जुंटा गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? यूज कर रही है। आईएसआईएस एक बहुत बड़ी बाउंड्री को घेर कर कहता है कि अब यहां पर हमारी गवर्नमेंट होगी, आईएसआईएस की गवर्नमेंट होगी। तो आईएसआईएस ने जो एक बहुत बड़ी टेरिटरी को क्या किया? अपने कंट्रोल में किया, और वहां पर अपनी अथॉरिटी को क्या किया? चलाया। तो उसने क्या किया? उस एरिया को अपनी संप्रभुता में लिया, अपनी सॉवरेंटी में लिया। आप किसी भी देश में देखें, भारत में जो नक्सलाइट समस्या है, माओइस्ट समस्या है, खालिस्तान समस्या है, आतंकवाद की समस्या है, जो सेपरेटिस्ट हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कि हमको अलग करो, हम अपना अलग देश बनाएंगे। तो वो सॉवरेंटी की डिमांड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर हम 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो वो कुछ मामलों में अपनी सॉवरेंटी की मांग कर रहे थे, सॉवरेंटी रख लेके चलते थे। अब ठीक है, हमारे तो सबकी तरह एक जैसे हो गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन बात तो किसकी थी? सॉवरेंटी की बात थी। वो आज कहते हैं हमें सॉवरेंटी वापस चाहिए। नक्सलाइट हम ये देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ा एरिया नक्सलाइट घेर के बोलते हैं कि यहां पर जनता ना अदालत चलेगी, कि खाकी एंड खादी इज नॉट अलाउड हियर। तो वो भी किसकी बात कर रहे हैं? वो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड हियर। दैट्स मीन, यानी कि वो इंडियन सोवरेंटी को क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की सोवरेंटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो सोवरेंटी और अलग अलग क्रम में हम छोड़ दें तो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अगर हम संप्रभुता शब्द को छोड़ दें तो संप्रभुता की जगह में एक अगला शब्द बोल सकता हूं, अधीनता। ये पहले से रहा है। जब अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम करते थे कि मैं वो उस कौन सा महीने पहले राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ क्या करते थे, तो वो एक अश्व को छोड़ते हैं और कहते हैं कि जिस जिस क्षेत्र से निकलेगा वो मेरी अधीनता स्वीकार करेगा। तो कहीं ना कहीं राजा राम की क्या थी? वो संप्रभुता, यानी कि वो भी किससे जुड़ी थी? अधीनता, संप्रभुता से जुड़ी थी। तो अब देखिए, मध्यकाल हो, आधुनिक हो, ब्रिटिश यहां पर आए, यहां पर कंट्रोल किया। उन्होंने क्या किया? संप्रभुता पे कंट्रोल किया। और जब ब्रिटिश चले गए, ब्रिटिश चले जाने के बाद संविधान लागू हुआ तो हमारी अपनी संप्रभुता लागू हुई। तो संप्रभुता का, यानी संप्रभुता एक मेन फीचर है। ठीक है, तो हर देश आज भी, जैसा आप देखते हैं नॉर्थ कोरिया की हम बात करें, वो कहता है जी हम तय करेंगे हमको बनाना है नहीं बनाना है। ईरान कहता है हम तय करेंगे हमको बनाना नहीं बनाना। अमेरिका कौन होता है हमको मना करने वाला? हम लोग भी जब अपने एटॉमिक वेपन बना रहे थे, अमेरिका बहुत ज्यादा हमको क्या कर रहा था। तो हमने कहा भाई इंडिया एक सॉवरेन स्टेट, आप सुनते होंगे अक्सर, आईआर में सुनते होंगे सॉवरेन स्टेट, कि वी आर सॉवरेन स्टेट, ये हम डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि कई बार सॉवरेंटी में हमको समझौते करने पड़ जाते हैं। जैसे अमेरिका ने कहा ईरान के साथ आप तेल नहीं खरीदेंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या था? हमने नहीं खरीदा। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं क्या किया? अपनी सॉवरेंटी से कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में होता ही होता है, कुछ वो हमारी मानते हैं, कुछ हम उनकी मानते हैं। अमेरिका ने कहा कि आप रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेंगे, यूरोप ने भी कह रहा है कि आप रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम खरीद रहे हैं। तो यहां पे हमने संप्रभुता को बरकरार रखा। हमने कहा भाई ये हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है, किससे क्या करना है। यूरोप की समस्या एशिया की समस्या नहीं है, क्योंकि एशिया की जब समस्या आती है तो यूरोप बोलता नहीं है। यूरोप कहता है कि कुछ हो रहा होगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। आप कश्मीर में क्या बोल देते हैं कि फ्रीडम फाइटर बोल देते हैं, हम उनको टेररिस्ट बता रहे हैं, टेररिस्ट है, बोलो बोलो बोलो, आप कहते हैं फ्रीडम फाइटर है। तो ठीक है, रूस यूक्रेन लड़ रहा है तो ये आपका इशू है, हमारा इशू नहीं है। यही तो बोल रहे हैं जयशंकर जी। चलिए, सोवरेंटी बेटा, इसके बाद मैंने लिखा अंतरराष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, ये होना जरूरी है। जैसे भी मैंने आपको एक नाम दिया ताइवान का। भाई ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान में जब मैंने कहा तो ताइवान के पास एक लैंड है। ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है बच्चों? आरओसी। तो मैंने कहा ताइवान के पास में एक लैंड है। लैंड के साथ क्या भैया? सर जनसंख्या, पॉपुलेशन भी है उनके पास में, उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है। अब एक लेडी, मैं नाम मिस कर रहा हूं, जो ताइवान की पीएम है, साथ में सोवरेंटी भी है, खुद डिसीजन लेती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनके पास इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। जैसे अभी रशिया ने डोनबास रीजन के अंदर 2 नए देशों को मान्यता दे दी रशिया ने, लोहांस और डोनेट्स्क। तो वो क्या बन गए? राज्य बन गए क्या? नहीं, वो देश बने हैं, राज्य नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। तो कोई भी देश संप्रभुता लेने के बाद भी, उसके पास सोवरेंटी होने के बाद भी एक राज्य नहीं बन सकता जब तक उसको सभी, दुनिया के सभी देश रिकॉग्नाइजेशन ना दे दें, मान्यता ना दे दें, स्वीकार ना कर लें, उसको एक्सेप्ट ना कर लें। और जैसे ही कोई देश क्या होता है? राज्य बन जाता है। तो राज्य बनते ही वो क्या हो जाता है बच्चों? यूएनओ का पार्ट बन जाता है, यूएनओ का हिस्सा बन जाता है। तो आप देखेंगे यूएनओ में 193
तो 193 जो मेंबर हैं ये सब स्टेट हैं। देश हम बोल सकते हैं लेकिन सही वर्ड क्या है इसके लिए? स्टेट। गेट माई पॉइंट? ये क्लियर हुआ? तो आपको हमेशा आईआर हो कहीं भी हो इस टर्मिनोलॉजी का आपको याद रखना है। दुनिया में देखें तो करीब 208 देश हैं, तो 208 में से 193 जो है वो आपके राज्य हैं। इनको देश भी कहा जाएगा, राज्य भी कहा जाएगा, लेकिन ये केवल क्या है आपका? फिलिस्तीन एक देश है, कंट्री है, राज्य नहीं है, राज्य नहीं है। अब एक थोड़ा सा वो पॉलिटिकल विषय हो जाता है, पर मैं आपको हल्का सा बता दूं प्रांत, प्रोविंस, ये हल्का सा आपकी जानकारी में होना चाहिए। प्रोविंस, प्रांत वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा यूनिटरी फॉर्मेट वाले कंट्री मिलेंगे या फेडरल कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है आपका? एकात्मक सरकार है, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वहां पर इकाई, यूनिट्स जो होती हैं, जैसे हम लोग बात करें भारत की यूनिट, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सब क्या है? भारत की यूनिट है। तो ऐसी आपकी अमेरिका की 50 यूनिट्स हैं, ब्रिटेन की भी यूनिट्स होंगी। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जहां पर हम देखते हैं जो एकात्मक देश होते हैं, यानी कि जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, एकात्मक शासन पाया जाता है, वहां पर इकाइयों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं होती, केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी जहां पर होती है उनको कहा जाता है प्रोविंस, और जहां पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी होती है तो वहां पर कहा जाता है स्टेट, वहां पर कहा जाता है स्टेट। जैसे बिफोर द फ्रीडम इंडिया के अंदर भी क्या कहते थे? प्रांत कहे जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में था। आपको पता होगा संयुक्त प्रांत है, ऐसे नाम थे आपके, प्रोविंस कहा जाता था इन सबको। और आपको याद होगा 1947 का जो आपका इंडिपेंडेंट एक्ट था, तो वहां भी यही वर्ड आपके यूज किए गए। तो प्रोविंस यानी कि आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, एक आत्मशासन व्यवस्था के अंदर है, तो वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं होता। अब हम बात करें अमेरिका की और भारत की। अमेरिका में तो दोस्तों क्या है कि दो संविधान है, एक तो आपका सेंटर का पूरे अमेरिका का संविधान, और जो 50 स्टेट है उनके अलग अलग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यानी कि दो आइडेंटिटी वहां पर साथ चलती है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखते हैं, पॉलिटिकली भी देखते हैं। भारत में अमेरिका जैसा फुल्ली तो नहीं है, लेकिन भारत में भी काफी ज्यादा है। जैसे शेड्यूल 7 के माध्यम से बना दिया गया, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। पीएम भी आपको दिख रहे हैं भारत के अंदर, सीएम भी दिख रहे हैं। तो दैट्स मीन पॉलिटिकल आइडेंटिटी भारत में है। ये बात अलग है कि अमेरिका जैसी नहीं है, लेकिन है तो सही पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इसलिए यहां पर स्टेट कहा जाता है। ये मैं आपको एक टेक्निकल चीज और बता दूं, जब हम राज्य को लिखते हैं इंग्लिश में तो ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है बच्चों, लेकिन जब हम इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा किसके लिए? यूपी के लिए, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए। आगे अगर कहीं भी आप वर्ड यूज करें तो राज्य जब लिखें तो राज्य के बाद आप कैपिटल एस से यूज करेंगे, तो ये होगा देश के संदर्भ में। जब आप स्मॉल लेटर से यूज करेंगे तो ये वर्ड यूज होगा स्मॉल लेटर से, ये वर्ड यूज होगा यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात के संदर्भ में। अमेरिका में भी ऐसी होता है, हमारे यहां भी ऐसी होता है। तो स्मॉल और कैपिटल का अंतर है, ये अंतर बहुत बड़ा अंतर, टेक्निकल अंतर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक शब्द और आपका राष्ट्र मैंने यूज किया, तो मुझे लगता है देश और राज्य, कंट्री और स्टेट, ये दो टर्म आपको क्लियर हुई होंगी। अगले इसके बाद बेटा अगला शब्द हमारा क्या है? इसके बाद अगला शब्द हमारा था नेशन। नेशन यानी कि आपका राष्ट्र। राष्ट्र को क्या बोलेंगे? राष्ट्र को क्या कहेंगे? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरी बातें आपको बच्चों समझ में आ रही हैं पूरी क्लियर? लंबी क्लास होने लग रही है? हाँ मैं पूरा लूंगा, बताइए कोई भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास होगा या नहीं होगा? बेटा वो तो आपको मैनेजमेंट बताएगा, मैं तो आईआर की बात करूंगा आपसे। और इंडिया रोल इन रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सब मैं चर्चा करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, सब चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना? क्लासेस रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेंगी, रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा बेटा टेक्निकल है, चीजों को थोड़ा समझेंगे तो चीजें क्या होता है बेटा, यही होता है कि सिलेक्शन पाने वालों में और ना पाने वालों में यही अंतर होता है।
बच्चे मुझे हर साल आगे बताते हैं, पेपर देते हैं कि सर पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ था लेकिन नंबर कम आए। तो नंबर कम आने की वजह यही होती है कि थोड़ी बारीक बातें हमारी जानकारी नहीं होती। नहीं तो करंट तो सभी पढ़ते हैं बेटा, जो भी मेंस लिख रहा है, जो भी मेंस करंट तो सब पढ़ रहे हैं। लेकिन होता ही बस ये है कि टेक्निकल चीजों को हम ठीक से लिख नहीं पाते, हैंडल नहीं कर पाते, हम सही तरीके से चीजों को लिख नहीं पाते, तो हमारे नंबर्स क्या कम आते हैं और उसमें हमारा क्या होता है, फिर रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो जाता है। इंटरव्यू में नंबर कम रह जाए तो कम से कम मेंस में हम इतने नंबर ले लें कि इंटरव्यू में अगर नंबर कम भी रह गए तो सिलेक्शन तो ले लें। तो एक सही स्ट्रेटजी ये होती है कि बारीक से बारीक बातों को भी, और जहां टफ चीजें नहीं होती थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सब चीज आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। बस इसको ध्यान से पढ़ते रहना, समझते रहना है। नेशन दोस्तों, जो हम लोग नेशन की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र का जो अर्थ है वो है एक आइडेंटिटी, पहचान से। पहचान, चाहे वो आपका नेशन के लिए जब बात करें तो आपका चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो, चाहे वो आपका रिलीजन के बेस पर हो, चाहे वो आपका रेस के बेस पर हो, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जो क्या करती हो आपको, मतलब यानी कि हम कहें तो राष्ट्र के लिए कोई ना कोई, राष्ट्र को हम बात करें तो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में जो ईंटें हैं, लोग जो हैं, उनको चिपकाने के लिए क्या चाहिए भाई, ईंटें बिल्डिंग बनानी है, राष्ट्र एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए आपको ईंट तो लोग हो गए, बिल्डिंग के लिए ईंट चाहिए, लेकिन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए जो गम चाहिए, सीमेंट चाहिए, जो चाहिए वो क्या है, तो वो या तो आपका लैंग्वेज होगा, या वो आपका रिलीजन होगा, वो आपका या तो रेस होगा, कोई ना कोई बेस होना चाहिए। तब आप क्या करते हैं, अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, ये बात समझने की आप लोगों के लिए। यूरोप में तो आप ऐसा राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे, यूरोप में तो इस प्रकार की आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन भारत जैसे देश के अंदर इस प्रकार की आइडेंटिटी एक मिलना बड़ा मुश्किल है। भारत में बहुत सारी लैंग्वेज है, भारत में बहुत सारी क्या है आपका रिलीजन है, बहुत सारी आपकी क्या है रेस है, बहुत सारी आपकी क्या है कास्ट है, डाइवर्सिटी बहुत सारे बेसिस के ऊपर है। इसलिए तो कहा भी जाता है भारत के कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दोस्तों दुनिया में किसी भी देश के अंदर, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे, इससे बड़ी डाइवर्सिटी कहीं है ही नहीं, इतनी डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। आपको आश्चर्य होगा, जो वेस्टर्न थिंकर हैं उनका कहना तो यह था कि 50-60 में कहने लगे थे, 60s में कहने लगे थे कि भारत चल नहीं पाएगा, भारत अपनी यूनिटी को बना नहीं पाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, बिखर जाएगा। लेकिन हमने अपनी डाइवर्सिटी को क्या किया, बनाए रखते हुए अपनी यूनिटी को लेकर चला, यूनिटी को लेकर चले। आप देखिए पाकिस्तान हमारे साथ ही अलग हुआ था, अपनी डाइवर्सिटी को बचा ही नहीं पाया। पंजाबी, सिंध, बलूची, आज भी देखो किस प्रकार का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट है। आपका खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन आप देखिए, बांग्लादेश अलग होने का बड़ा रीजन क्या था, डाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं पंजाबी जो समुदाय है पाकिस्तान का, वो बंगालियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता था। इसी वजह से क्या हमेशा बंगालियों के अंदर एक नफरत का भाव रहा, और आखिरकार 71 में वॉर हुआ, वॉर 72 में एक नया देश मानसिक पूरे विश्व के मानचित्र पर आया जिसका नाम था बांग्लादेश। उसका रीजन क्या था, डाइवर्सिटी को मेंटेन न कर पाना। आपको आश्चर्य होगा, मैं लोग इसको जिक्र करता ही हूं हमेशा। आप पाकिस्तान को देखेंगे तो पाकिस्तान में बलूची बोलने वाले लोग हैं, सिंध में सिंधी बोलने वाले लोग हैं, पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तूनी लैंग्वेज है उसको बोलने वाले लोग हैं, कश्मीर में कश्मीरी डोगरी भाषा है उसको बोलने वाले लोग हैं, और बांग्लादेश में बंगाली बोलने वाले लोग थे। पूर्वी पाकिस्तान तो 71 से पहले मात्र 8 या 9% लैंग्वेज मतलब पॉपुलेशन थी जो उर्दू बोलती थी, और पाकिस्तान ने अपनी भाषा क्या डिक्लेयर की, नेशनल लैंग्वेज उर्दू को डिक्लेयर कर दिया। उसी की वजह से क्या था, बांग्लादेश में इसके लिए जो पूर्वी पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए। तो बहुत सारे रीजन थे, एक लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा आधार था। और हम देखिए हमने कितनी समझदारी दिखाई कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 22 लैंग्वेज को हमने क्या दिया, स्थान दिया शेड्यूल 8 के अंदर। उसके बाद भी आप देखें तो आर्टिकल 29 को देखें तो हमने क्या कहा, सबको अपनी धर्म, भाषा, संस्कृति, आपकी भाषा संस्कृति को बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। यानी कि अपनी लिपि, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और अपनी कल्चर को बनाए रखने का अधिकार होगा कि अपनी भाषा को बनाए रखिए। तो हमने उस डाइवर्सिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से बनाए रखा। लेकिन फिर भी बात उठे
कि ऐसा क्या बेस होगा कि भारत में हम क्या करें कि किस तरह से वो सीमेंट कौन सा लेकर आए। तो उसमें एक शब्द ढूंढा गया कि इंडिया की कल्चर, संस्कृति। तो इंडिया जैसे देश के लिए और खासतौर से दक्षिण एशियन देशों के लिए और खासतौर से इंडिया के लिए, जहां पर बात की जा रही थी कि लैंग्वेज की बात की जा रही थी, जहां पर रीजन की, रेस की, कास्ट की बात की जा रही थी, भारत सबके लिए संस्कृति, एक कल्चर वर्ड भी जोड़ा गया। लेकिन कल्चर में भी हम देखते हैं, कल्चर हालांकि बहुत आपको देखने को मिलेगा, समान मिलेगी, किसी देखने को मिलेगी, यहां तक कि हम देखें कि पूरे भारत में जितने कोई और रिलीजन भी आया तो वो रिलीजन भी भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग क्या आपने आपको ढाल लिया, चाहे कोई भी रिलीजन हो उसने भारतीय कल्चर के, ये एक अलग विषय है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस ब्रीफ में कर रहा हूं। लेकिन नेशन के लिए सबसे बड़ा जो, अगर हम उसको डिफाइन करें या उसको परिभाषा में बांधने का प्रयास करें, तो मैं ऐसे कहूंगा नेशन को, इसको आप समझने प्रयास कीजिएगा कि वे लोग जो एक से इतिहास को साझा करते हैं, जिनकी एक से क्या रही हिस्ट्री रही हो, और जो ये मानते हैं कि हमारा हित एक दूसरे के साथ जुड़कर रहने में है, और जिनका फ्यूचर, वो ये मानते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर एक सा है, हमारी नियति एक सी है, तो उसको हम नेशन की बाउंड्री में, यानी कि भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से, अगर लोग ये मानते हैं कि हमारा इतिहास एक सा है, हमारी हिस्ट्री एक सी है, हमारा फ्यूचर एक सा है, हमारे हित, हमारे इंटरेस्ट आपस में क्या है, मर्ज करते हैं, अटैच करते हैं, तो हमें एक साथ रहना है, दैट इज अ नेशन। नेशन दोस्तों जो स्टेट की बाउंड्री है, स्टेट की बाउंड्री से भी बाहर होता है। अगर कोई दुनिया में कहीं भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मूल के लोग, डायस्पोरा जिसको हम लोग बोलते हैं, और आज दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा किसका है? भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। और आपको आश्चर्य होगा, जब भी भारत में कोई दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले इंडियन डायस्पोरा एक्टिव हो जाता है। जब अगस्त 2019 में कश्मीर का जो 370 जो स्टेटस था उसको रिमूव किया गया, यानी कि जो ऑटोनॉमी तो खत्म की गई, तो अमेरिका के सीनेटर एक प्रस्ताव लाना चाह रहे थे कुछ अगेंस्ट ऑफ इंडिया। तो वहां पर जो हमारे डायस्पोरा का एसोसिएशन है, वो जाकर सीनेटर के घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट किसी तरह का रेजोल्यूशन जो है वो कहां ला सके, सीनेट के अंदर न ला सके। और हमें सबसे नहीं, आजादी के समय से, आजादी से पहले ही आप देखें, जो कांग्रेस हमारी, अब तो खैर कांग्रेस अलग है, उसमें जो नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, भारतीय कांग्रेस, उसने 1925 में ही एक अलग से प्रभाग बना दिया था, यानी कि एक पूरा कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया था। वो किस लिए कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनसे लिंक होकर नेशनल कांग्रेस क्या करे, आजादी की लड़ाई लड़े। और आप देखेंगे बहुत सारे संगठन बने, गदर पार्टी की हम बात करें, खुद सुभाष चंद्र बोस जी विदेश गए, वहां से आजादी फौज लेकर आए, तो दैट्स मीन बड़ा फर्क पड़ता है। यानी कि वहां पर रहकर भी अगर कोई इंडिया के लिए काम कर रहा है, इंडिया से जुड़ाव रखता है, भारत से जुड़ाव रखता है, तो दैट इज अ, आप चाहे अटल जी की बात करें, मोदी की बात करें, पूरा फोकस होता है जब भी जाएंगे कि मोदी जी जब भी जाते हैं विदेश में, अटल जी और मोदी जी ने बहुत ज्यादा फोकस किया इस बात को लेकर, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने जब भी विदेश जाएंगे तो क्या करते हैं कि वहां पर सब मीटिंग करेंगे, लेकिन साथ साथ इंडियन डायस्पोरा को भी एड्रेस करेंगे, उनकी भी मीटिंग को क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो। और ये मैं चर्चा करूंगा जब मैं डायस्पोरा पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि जब 98 में हमने एटॉमिक टेस्ट किया था तो डायस्पोरा किस प्रकार से हमारे लिए आगे आया था, ये हम चर्चा करेंगे, आज कैसे कैसे रोल हैं। तो मैंने कहा नेशन जो बाउंड्री में भी ना होकर बाउंड्री से बाहर भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं इंडिया से क्या करता है, जुड़ाव रखता है। और इसी राष्ट्र शब्द को राज्य के साथ जोड़ दें, जैसे मैंने कहा राष्ट्र तो बाउंड्री से बाहर है, लेकिन अगर एक सी पहचान एक बाउंड्री के अंदर हो जाए, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर हो जाए, तो उसको राष्ट्र, राज्य, नेशनल स्टेट कह दिया जाता है। तो नेशनल स्टेट आज जो वर्ड यूज होता है भारत के लिए, अमेरिका के लिए, मोस्टली सबके लिए नेशन स्टेट वर्ड यूज होता है, यानी कि राष्ट्र राज्य शब्दावली का प्रयोग होता है। जो वेस्टफेयर ट्रीटी थी जो यूरोप में हुई थी, उसके माध्यम से शब्द आया, तो यही शब्द, लेकिन हम उसको मेनली सब लोग स्टेट राज्य ही बोलते हैं, तो नेशनल स्टेट राज्य कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं बात करता बेटा आपकी आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन की।
तो ये तो मैंने शब्दावलियों को थोड़ा सा आपको बता दिया, जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे हम चर्चा करते रहेंगे ताकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो आपको क्लियर होती रहे। तो मैंने कहा दो या दो से अधिक देशों के बीच में, और केवल देश ही नहीं, कंट्री नहीं, स्टेट ही नहीं, स्टेट के अलावा अगर किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी अगर कोई रिलेशन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। भाई भारत अगर एनएसजी के साथ कोई रिलेशन बनाता है, ईयू के साथ कोई डील करता है, तो उसको भी तो आईआरई कहेंगे ना, उसको भी तो आईआरई कहेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन कहेंगे। तो यानी कि हम किसी भी देश के अलावा, और देश के अलावा भी हम दूसरे किसी भी संगठन के साथ रिलेशन बनाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय संबंध में रखा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना जरूरी है क्या? अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना क्या है, जरूरी है क्या? क्या उसके बगैर बात नहीं बनेगी? क्योंकि कोरोना के बाद ये अक्सर मुझसे क्लासेस के अंदर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम तो आइसोलेशन देखे हैं, और आइसोलेशन के बाद भी जीवन क्या हुआ है, चला है। लेकिन जीवन चला है, विकास अवरुद्ध हो जाता है अगर हम आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसका एक उदाहरण, जैसा भूटान की बात करें, भूटान ने काफी लंबे समय तक दुनिया से क्या किया, अपने आप को कट रखा, अपने आप को दूर रखा। परिणाम यह हुआ कि भूटान का विकास अवरुद्ध हो गया, रुक गया। अब भूटान धीरे धीरे क्या कर विकास के रास्ते पे चला है, दुनिया को अपने साथ जुड़ना शुरू किया है, दुनिया से बात करनी शुरू की है, यूएनओ का मेंबर बना है, और संगठनों में जाके भूटान ने मेंबर बनना शुरू किए है। क्यों दोस्तों जरूरी है? एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर समाज में नहीं रहता, सोसाइटी से नहीं जुड़ता, तो या तो वो देवता है या पशु है। तो उसी प्रकार देश के संदर्भ में, क्योंकि होता ही है दोस्तों कि हम एक दूसरे पर क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निर्भरता रखते हैं। अगर हम अपने आप को कट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, आत्मनिर्भर भारत उसी को लेकर चला भी गया है, लेकिन फिर भी दुनिया की हमको क्या है, जरूरत है। जरूरत क्यों है? ऐसा नहीं कि तेल हमारे यहां पर, ऑयल हमारे यहां पर नहीं है, लेकिन ऑयल को निकालना, रिफाइनिंग करना, उसको यूज करना, और वो लंबी प्रक्रिया होगी। तो हमको बाहर की जरूरत क्यों है, विदेश की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको अपनी कारें चलानी है, हमको अपनी फ्लाइट चलानी है, हमको अपनी रेल चलानी है। तो इंटरेक्शन जरूरी है। केवल इंटरेक्शन ये नहीं कि वस्तुओं के आदान प्रदान से, कहा जाता है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं या दो सिविलाइजेशन मिलती हैं, दो देश मिलते हैं, तो कुछ हम उनको सिखाते हैं और कुछ वो हमको सिखाते हैं। तभी क्या होता है, सभ्यताओं का विकास होता है। नहीं तो सभ्यता की बात करें, देश की बात करें, वो अपने
नाउ इज ओके। अच्छा, बीच में शायद कनेक्शन कुछ इशू हो गया था। अब मेरी वॉइस आ रही है दोस्तों? नाउ नाउ इज ओके। बच्चों मैसेज करो आप लोग अगर आपको सुन रहा है तो। चलिए, मैंने बेटा बात की नेशनल इंटरेस्ट की, राष्ट्रीय हित की मैंने बात की। तो मैंने राष्ट्रीय हित के बारे में आपको क्या कहा कि एक तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, तो मैंने कहा राष्ट्र हित अगर हम बात करें नेशनल इंटरेस्ट की, कोई भी कंट्री दुनिया के देशों के साथ व्यवहार करता है तो व्यवहार करने के लिए यानी कि उसका रिलेशन बनाने के लिए वो क्या करता है, फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। और फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो मेजर उसका क्या होता है, फोकस होता है, वो होता है राष्ट्रीय हित को यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को क्या करना, फुलफिल करना। राष्ट्रीय हित को क्या करना है, फुलफिल करना है। तो क्वेश्चन उठता है राष्ट्रीय हित होते क्या है। अगर हम राष्ट्रीय हितों की बात करते हैं तो हम दोस्तों उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं आपका प्राइमरी, और दूसरा बोल सकते हैं सेकेंडरी यानी परमानेंट। और जो सेकेंडरी वो थोड़ा बहुत चेंजेबल भी होता है, लेकिन प्राइमरी जो है, जो परमानेंट है, वो कभी चेंजेबल नहीं होता, वो परिवर्तनशील नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि भाई हर देश चाहेगा ना अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को बनाए रखना। भाई भारत आज भी अगर हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, अगर हम बात करें दोस्तों इसकी सोवरेनिटी की, तो जब मैं सोवरेनिटी की बात कर रहा हूं कि सोचिए आप 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा क्या किया, कब्जा किया, कंट्रोल किया। हम आज तक भी उस पर अपनी सोवरेनिटी का क्या करते हैं, दावा करते हैं, और बहुत जल्द बात करते हैं कि इसको हम वापस ले लेंगे, यानी कि पीओके को हम वापस लेने की बात करते हैं। जिस प्रकार के स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहा गया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टरों के द्वारा कहा गया हो, अक्सर आप सुनेंगे, चर्चा में रहता है पाकिस्तान इस बात से कि भाई कब लेंगे कब लेंगे। अक्साई चीन की बात हम करते हैं, 1962 में चीन ने कब्जा किया, हम उस पर आज भी बात करते हैं। आपने सुना होगा कि एक सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन का एक बीआरआई प्रोजेक्ट है, तो बीआरआई प्रोजेक्ट के अंदर ही उसकी एक और प्रोजेक्ट है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसका विरोध करने की जो सबसे बड़ी वजह है, हम क्या बोलते हैं कि चीन ने हमारी सोवरेनिटी का क्या नहीं किया है, रिगार्ड नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया है।
अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो चीन उस पर भी खूब चिल्लाता है, तब भी हम कहते हैं कि ये हमारे सोवरेन एरिया का है। गेट माय पॉइंट? तो आप इस प्रकार के जब चीज को देखते हैं, चाहे वो त्वांग की बात करते हैं या हम भारत के बारे में कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान उसको बोलता है कि हमको मिलना चाहिए, हम बोलते हैं तो हमारी सोवरेनिटी में है। हमें बकायदा बिल पास करके अच्छे से एकदम क्या आपका जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन था उस पर साइन, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसके ऊपर साइन कराने के बाद, विलय पत्र पर सिग्नेचर कराने के बाद हमसे विलय हुआ है कश्मीर का। तो ये हमारे सोवरेन का एरिया, हमारे संप्रभुता का एरिया है। तो हर देश अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी बनाए रखना चाहता है। मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि जैसे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखिए, अपने आप को देखिए कि अगर आपके ऊपर कोई फिजिकल अटैक होगा तो आप उससे पहले सुरक्षा करेंगे, बाकी चीजें बाद में है। किसी ने आपको चीट कर दिया, व्यापार में धोखा दे दिया या आपको पेमेंट नहीं दिया, आप कहीं काम करते हैं आपकी सैलरी नहीं दी, 2-3-4 महीने की सैलरी आपकी मार ली, कोई इस प्रकार की घटना हो गई तो एक बार को आप माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपको मारेगा, पीटेगा, हाथ उठा देगा तो ये अक्षम अपराध हो जाएगा। ये तो आपके ही वजूद पर, यानी कि आपको ही मारने की साजिश है, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? कितने भी शांति प्रिय क्यों ना हो, तब आप भी क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस में आ जाएंगे, यानी कि अटैक करेंगे। तो इसी तरह से यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को रखा जाता है, यानी कि ये प्राथमिक है, सबसे पहले है, क्योंकि यही नहीं रहेंगे तो फिर देश का वजूद ही नहीं रह जाएगा। भाई ब्रिटिश ने भारत पर आए और भारत पर आने के बाद वॉर ऑफ प्लासी के बाद जब कंट्रोल किया तो 1773 का, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और तब से लेकर 1947 तक हमारा तो कोई वजूद ही नहीं था, हम तो गुलाम देश थे। ब्रिटिश जो चाहते थे वो होता था, तो यानी कि हम देशीन रह गए थे, गुलाम हो गए थे। आप कहते हो भारत 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 क्या है? भारत वो जो ब्रिटेन का गुलाम है, ब्रिटेन के साम्राज्य का हिस्सा है, वो थे हम लोग। गेट माय पॉइंट? तो यानी कि सबसे पहले आपका क्या है? यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को क्या करना? बनाए रखना। उसके साथ हर देश क्या चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, और आर्थिक विकास के साथ साथ यानी कि उसके क्या हो? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो, और साथ ही क्या है? उसके यहां पर सुरक्षा हो, सिक्योरिटी। अब सुरक्षा भी बेटा क्या है? एक बड़ा विषय है। सुरक्षा में चाहे हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, हालांकि यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी उससे भी जुड़ जाता है। हम सुरक्षा की बात करें तो खाद्यान्न सुरक्षा की बात करें, हम सुरक्षा की बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, तमाम तरह के सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे कि भाई हम लोग फूड क्राइसिस हमारे यहाँ क्रिएट ना हो। तो श्रीलंका में हुआ, वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगा? किसी भी देश की जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको क्या करेगा? चुनौती देने लगता है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी आपके यहाँ पर नहीं होगी, जैसे मैंने कहा ना, खाद्य सुरक्षा आपके यहाँ पर इस प्रकार का नहीं होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपके यहाँ पर बाधित हो जाएगा, सब बाधित हो जाएगी। तो सिक्योरिटी और साथ में आपका आर्थिक विकास, हर कंट्री क्या चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, सुरक्षा और आपका आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ये भी चीज से जुड़ेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इनसे नहीं जुड़ेंगी, ये भी इनसे जुड़ेगा। आर्थिक सुरक्षा की बात करें, भाई कोई भी देश चाहेगा कि उसका जो रुपया है वो उतना भी डाउन ना हो जाए कि डॉलर के मुकाबले कुछ रह ना जाए। वहां पर क्या होगी? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के डाउन चली जाए, क्योंकि ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक है दोस्तों। जैसे श्रीलंका की बर्बादी का एक बड़ा रीजन आर्थिक कारण भी था, आर्थिक रीजन भी था कि भाई इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ तो सब चीजें बिगड़ती चली गई, फिर वहां पॉलिटिकल क्राइसिस साथ में मर्ज हो गए, जुड़ गए। तो अगर हम मोटे रूप से देखें तो किसी भी देश का प्राइमरी अगर हम देखते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि राजनीतिक हित, यानी कि उसका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना, सुरक्षा हितों को बनाए रखना, सुरक्षा हितों को बनाए रखना, और साथ ही क्या आपका आर्थिक हितों को बनाए रखना। तो दुनिया के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो अपने राजनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए, कि हमारे राजनीतिक हित सदैव, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कश्मीर हमारा इंटरनल पार्ट है, हम इस बात की बात करते हैं। तो कोई भी देश जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा होता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे? उस देश के साथ अपने अच्छे संबंधों को निर्वाण करेंगे। हाँ भाई ये देश अच्छा है, कल को कोई बात आएगी तो ये हमारे साथ खड़ा होगा, तो उसके साथ हम अच्छे संबंधों को बनाएंगे। कोई देश ये कहता है कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, तो ये भारत की कहीं ना कहीं सोवरेनिटी से जुड़ा मुद्दा है।
भारत के लिए एक पॉलिटिकली मुद्दा है। तो जो देश भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य देने के फेवर में खड़े होते हैं, तो भारत का ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस देश के साथ एक अच्छा संबंध होगा, बेटर रिलेशन होगा। क्या पॉइंट, ऑटोमेटिक भारत उन देशों का क्या करेगा, अच्छे संबंधों को निर्माण करेगा, बनाएगा। क्लियर दोस्तों, किन के साथ, जो मैंने नाम लिए, जिन देशों को मैंने आपको नाम लिए। हम और भी देशों की बात करें तो राजनीतिक हित, जैसे चीन ने हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया है। हमने कहा भाई पीओके हमारा ही रीजन है, आपको सीपैक लेके जाना तो कहीं और से लेकर जाए, लेकिन जानबूझकर लेकर गए, जानबूझकर, कि ताकि मैं इंडिया को क्या करूं, चुनौती दूं, इंडिया को हम रोकें। तो वो उस प्रकार के जो करता है, जैसे हम लोग बात करें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के, आपने नाम सुना होगा, मोतियों की माला जो चीन की है, चीन बना है, भारत के अगेंस्ट बना रहा है, वो भी हम उसी को देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक हितों को रोकने का प्रयास कर रहा है। एनएसजी में हम मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन चीन उसमें टांग रहा है कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे भारत को, अगर भारत बनेगा तो पाकिस्तान को बनाओ। तो यानी कि राजनीतिक हितों में भी क्या है, भारत और चीन के बीच में क्या टकराव है। सुरक्षा की हम बात करते हैं, सुरक्षा के जैसे मैंने कहा, ऊर्जा है ना, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, भाई भारत में तेल महंगा इसलिए है क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो भारत भी चाहता है कि जल्द से जल्द क्या हो कि ये वॉर रुके और तेल का रेट क्या हो, डाउन हो, जिससे क्या हो, भारत के अंदर भी क्या हो, शांति हो। नहीं तो तेल महंगा होगा तो लोगों को दिक्कत होगी, और लोग क्या करेंगे, सरकार के अगेंस्ट बात करेंगे कि ठीक है आप उनमें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामान्य मानविकी होता है उसको मतलब नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या भैया हमें कितना का मिल रहा है, सरकार का काम है देके संभाले करे। सरकार बनी इसलिए है कि दुनिया में भली आग लगी रहे, लेकिन हमारे यहाँ पर शीतल छांव आनी चाहिए, शीतल हवा आनी चाहिए। हमें तपन क्यों लग रही है, तपन लगने का रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। कि श्रीलंका की स्थिति क्या थी कि लोगों ने देखा इकोनॉमिकल क्राइसिस, लेकिन प्रेसिडेंट के घर के अंदर घुसकर थोड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस दूर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के घर के अंदर वहां पर गोदाम भरा हुआ है, वहां से आटे की बोरी उठा के लाएंगे। आप देखो पिक्चर कैसी कैसी आई, मतलब आश्चर्य होता मुझे, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं, लोग किस प्रकार स्विमिंग पूल के अंदर कूद रहे हैं, प्रेसिडेंट के बेड के ऊपर जाकर लेटे हुए हैं, और उसने पता नहीं क्या कमाल कर दी। ये कमाल करके ऐसे कुछ देश चलेगा, मतलब वहां पे जाके इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक हो जाएगा? आई डोंट, मतलब मुझे पीएम का घर फूंक दिया, उसमें आग लगा दी, क्या इससे देश ठीक हो जाएगा? इससे आर्थिक क्राइसिस इससे तो बढ़ेगा। लेकिन लोगों को इतना विवेक तो होता नहीं है, जनता में इतना विवेक तो होता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, जाके घर फूंक दिया। तो घर फूकने से थोड़ी भैया इकोनॉमिकल क्राइसिस दूर हो जाएगा, तुमको खाने को मिल जाएगा, किस पे जाके रोटी सेकोगे घर के ऊपर, लेकिन फूक रही है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं भारत किसी भी देश की एक विकास में अवरोध हो जाता है, यूनिटी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क, सिविल वॉर की संभावना हो जाती है। जैसे आज पाकिस्तान की स्थिति, दंगे चल रहे हैं लगातार, तो वो एक सिविल वॉर की संभावना बन जाए, अफगानिस्तान की स्थिति आप कह सकते हैं। तो सिक्योरिटी, चाहे वो ऊर्जा की बात करें, आर्थिक बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, तमाम तरह की सिक्योरिटी भारत किसी भी जनता के अंदर, अगर हम भारत के अंदर बात करते हैं तो जनता के अंदर ये भय ना हो कि कहीं पर बम विस्फोट हो जाएगा, कहीं पर अटैक हो जाएगा, हम जिंदा रहेंगे भी नहीं रहेंगे। कभी पार्लियामेंट पे अटैक हो जा रहा है, कभी अटैक हो जा रहा है आपका कहां पर, मुंबई पे अटैक हो जा रहे हैं, कभी अक्षरधाम पर अटैक हो जा रहा है, कभी आपका वाराणसी में बम विस्फोट हो जा रहे हैं। तो जब ये इस प्रकार के अटैक होते हैं तो उससे क्या होता है, जनता के अंदर डर होता है, और भय विकास को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, और जो जो देश आपके सिक्योरिटी एजेंसीज के बेटर बनाने में आपकी मदद करेंगे, उनसे आप क्या करेंगे, अच्छे संबंधों को निर्माण करेंगे। तो विदेश नीति में यह बात है कि हमारा राष्ट्रीय हित किससे है, इजराइल से है, क्योंकि इजराइल से हमको क्या मिलती है, टेक्नोलॉजी मिलती है। इजराइल से हमको क्या मिलती है, पानी के लिए, जो हमें भाई कई हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पानी की समस्या है, तो इजराइल से हमको टेक्नोलॉजी से हम पानी की। तो ये सब चीजें यानी कि सिक्योरिटी कई मायने में हम देखेंगे तो वो सब, ऊर्जा की सुरक्षा, सऊदी हमारे लिए जरूरी है, ईरान हमारे लिए जरूरी है, रशिया हमारे लिए जरूरी है कि उससे हमको एनर्जी सपोर्ट मिल रहा है। वैसे हम लोग आर्थिक हित की बात करें, अब जो देश हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए बात करेगा, हमारे आर्थिक हित के लिए बात करेगा, उससे हमारे ऑटोमेटिकली संबंध अच्छे होंगे। भाई जापान है, तो जापान हमको क्या करता है, बहुत सस्ते में लोन उपलब्ध कराता है, ऋण देता है, बहुत ही कम, माइनर से माइनर, मतलब आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे कमाल, आपको आश्चर्य हो जाएगा, 0.1% ऐसा इंटरेस्ट लेता है जापान हमसे। जबकि चीन जब पाकिस्तान को देता है, या श्रीलंका का जो हाल हुआ, हमनटोटा पोर्ट को 6 to 7% इंटरेस्ट रेट पे दिया गया, लेकिन भारत को जापान ने कितना दिया, 0.1% इंटरेस्ट। 0.1 सुनिए, ध्यान दीजिएगा, 0.1 में बोल रहा हूं,
तो इतने कम इंटरेस्ट पे को दे देते हैं, यानी कि नाम मात्र का इंटरेस्ट है, कहने की बात है कि लोन है। तो जाहिर सी बात है जापान से हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि भारत को क्या चाहिए, फंड चाहिए। भाई भारत के पास में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। अब युवा आबादी क्या होता है, एक रिसोर्सिस होता है दोस्तों। युवा आबादी क्या होता है, एक रिसोर्सिस है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखना है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखना है तो उसको 3 कैटेगरी में दोस्तों बांटा जाता है। पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में हम इकोनॉमी टर्म में बात करें दोस्तों, तो 16 से आप लेके चलिए करीब आपका 65 और 65 से ऊपर, इसके बाद आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये 3 कैटेगरी आप देखेंगे। जब 2001 की जनगणना दोस्तों हुई थी, यानी कि जो सेंसर आपका आया था, उसमें क्या था कि कैटेगरी 1 प्लस कैटेगरी 3 ग्रेटर देन कैटेगरी 2। लेकिन 2011 का जो सेंसर आया है तो उसमें क्या हुआ है, कैटेगरी 1 प्लस कैटेगरी 3 स्मॉल देन कैटेगरी 2 या कैटेगरी 2 ग्रेटर देन कैटेगरी 1 प्लस 3। मीन क्या हुआ, 2001 के अंदर एक्सपेंसेस करने वाले लोग ज्यादा थे, गेन करने वाले लोग कम थे। लेकिन 2000 में क्या हुआ, 1 प्लस 3, मतलब एक्सपेंसेस करने वाले कम है और गेन करने वाले ज्यादा हैं। यानी कि ये युवा आबादी हमारे पास में क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी कि गेनिंग पॉपुलेशन, यानी कि आपका आय करने वाली, इनकम करने वाली पॉपुलेशन हमारे पास में क्या ज्यादा है। लेकिन ये पॉपुलेशन आज रिसोर्सिस है, ये एक लगेज भी बन सकती है और फ्यूचर में थ्रेट्स भी बन सकती है। कब, अगर इसको क्या नहीं मिला, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, यानी कि रोजगार नहीं मिला। अब रोजगार क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है बच्चों? क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब देना संभव है? नहीं। तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा, कैसे भी दें, जरूरी नहीं कि आपको भाई गवर्नमेंट जॉब ही मिले। आपको बिजनेस करने का मौका मिले, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होने का मौका मिले, आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिले। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इंडिया को सब चीजों के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो भारत को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब देखते होंगे आप स्टार्टअप स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया योजना, ये सब उसी से जुड़ी हुई है कि भारत में कैसे भी करके क्या हो, उत्पादन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ताकि भारतीय युवाओं को क्या मिले, रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो भारत सरकार जब अपना विदेश नीति बनाएगी, फॉरेन पॉलिसी बनाएगी, तो फॉरेन पॉलिसी में इस बात पर फोकस होगा कि किस देश से ज्यादा क्या हो सकता है, निवेश हमको क्या मिल सकता है। तो हम उसके यहां पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाएंगे कि भैया इन्वेस्टमेंट करो हमारे पर, इन्वेस्टमेंट करो हमारे यहां पर, दौड़ कर जाएंगे। और जैसा आप देखते होंगे भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं, मैं सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार जाएंगे, लेकिन वहां से फंड्स लेकर आएंगे। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, यानी कि हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आना है अपने यहां पर। ये हमारी क्या है, आवश्यकता है प्रेजेंट की। तो फिर मैंने कहा राजनीतिक हित, सुरक्षा के हित, सिक्योरिटी आपके इंटरेस्ट और आपकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, इन सबको। अब जैसे आप देखते होंगे अमेरिका कई बार WTO के अंदर हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, सब्सिडी को लेके बात करने लगता है, तमाम तरह के इश्यूज बना देता है कि भारत ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। हम बोलते हैं भाई हमने सब्सिडी दी, अपने फार्मर के लिए दी है ना। बहुत सारी डील आप इकोनॉमी जब आप पढ़े होंगे तो इकोनॉमी आप सुनते होंगे कि बहुत सारे इश्यूज को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में टकराव है। वहां आप देखते होंगे जब इकोनॉमिकली बातें होती हैं तो भारत और चीन एक साथ खड़े हो जाते हैं WTO के मंच पर, क्योंकि वहां दोनों के हित क्या हो जाते हैं, साझा हो जाते हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, उसको ध्यान सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध ये कहता है कि यहां कोई आपका परमानेंट मित्र नहीं है और कोई भी आपका परमानेंट शत्रु नहीं है। यहां पर चीजें क्या होती हैं, इंटरेस्ट मिलेगा तो दोस्ती हो जाएगी, और इंटरेस्ट में अगर टकराव होगा तो संबंध क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों के, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं, उसकी अगर हमको नेचर को देखना है, स्वरूप को देखना है, तो आपको नेचर कैसे दिखाई देगा। कुछ देशों के साथ तो आपको हमेशा कोऑपरेशन, सहयोग दिखाई देगा, कोई टकराव नहीं होगा। आपके साथ भी ऐसे कुछ संबंध होते हैं, दोस्ती होती है कि जहां पर आपको हमेशा कोऑपरेशन दिखाई देता है कि एक ऐसा दोस्त जो बचपन से आपके साथ हो और उसके साथ कभी आपको कोई तनाव नहीं, हमेशा कोऑपरेशन की, कुछ भी बात हो
कि तू जाए कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कोऑपरेशन। एक ऐसा देश आपको दिखाई देगा जहां पर आपको तनाव दिखाई देगा, टेंशन दिखाई देगी, हमेशा तनाव, कुछ भी कर ले। बड़े आश्चर्य की बात है, भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध दोस्तों बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे 1947 में थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं, कोई सुधार नहीं। कई बार कोशिशें हुई, एक बार नहीं कई कई बार कोशिशें हुई, लेकिन हालत क्या हुई? हमने जब भी चाहे आपके अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर पहुंचे, लेकिन बदले में क्या मिला? कारगिल मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने के लिए बदले में क्या मिला आपको? पुलवामा मिला, उरी अटैक मिला। मनमोहन सिंह जी ने समझाने की कोशिश की तो मुंबई अटैक मिला। तो लगातार, उससे पहले भी आप देखें, हमने जब भी कोशिश की लेकिन कोशिशें कभी कामयाब नहीं रही। संबंध वही के वही हैं जहां से शुरुआत हुई थी, यानी कि हमेशा तनाव, कोई सहयोग, कोई कॉपरेशन नहीं। मुश्किल से 1-2 महीना ही हम लोग अच्छे में सुर मिलाएंगे कि आप कुछ होता अच्छा होगा, लेकिन होता क्या है? तभी कोई ऐसी घटना हो जाती है कि संबंधों को वही पजाया जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। हमेशा तनाव, हमेशा तनाव। ये हम चर्चा करेंगे जब भारत पाकिस्तान के रीजन क्या है कि कभी सुधार नहीं हुआ। सहयोग देखेंगे तो आपको हमेशा भूटान के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि हाल के संदर्भ में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है भूटान की, वो दूसरा नेपाल बनने की तरफ मैं देखो बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने शायद पढ़ा नहीं हुआ कहीं पर, लेकिन वो दूसरा नेपाल की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है भूटान। अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण से बन गया, लेकिन जो वहां की इस समय गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि अब वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। रिपब्लिक तो नहीं है, मोनार्क है, लेकिन डेमोक्रेटिक है, जस्ट लाइक ब्रिटेन की तरह। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वहां बड़े शांतिपूर्ण तरीके से राजा ने डेमोक्रेसी को लेकर आए थे। वो चर्चा करेंगे, भूटान की बात करेंगे। लेकिन प्रेजेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर है वो बिल्कुल एकदम से थोड़ा सा नेपाल की तरह उसका एटीट्यूड चल रहा है कि जैसे नेपाल ने भारत और चीन दोनों को साधने का प्रयास किया। यही नेपाल जो 1962 से पहले भारत से जिसके अच्छे संबंध थे, लेकिन 62 के बाद नेपाल ने दोनों ही देशों को क्या किया, बीच में साधने का प्रयास किया। कभी नेपाल लगता है कि भारत का दोस्त है, कभी नेपाल लगता है कि चीन के साथ खड़ा है। आए दिन आपको देखते हुए होंगे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं। यहां तक कि जो हमारे कल्चर और रिलीजन से जुड़े मैटर है वहां पर भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिले होंगे, तो वो देखने को मिलता है। लेकिन फिर वर्तमान में कहेंगे तो आपका भारत और भूटान के संबंध को हम रखेंगे, रशिया के संबंध को यहां पर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी भूटान सबसे अच्छा यहां पर रखेंगे। हम वहीं पर एक संबंध को हम देखते हैं जो भारत मतलब पूरी अंतर संबंधों में हम बात करें तो हम ये भी रख सकते हैं कि एक साथ तो क्या आपको सहयोग, और सहयोग के साथ क्या देखने को मिलेगा आपको? तनाव। और एक कैटेगरी में और बना देता हूं, जो तनाव के साथ सहयोग, यानी कि टेंशन के साथ कोऑपरेशन। जब मैं बोल रहा हूं कोऑपरेशन के साथ टेंशन, तो भारत अमेरिका को मैं यहां पर रख सकता हूं। बहुत सारे मामलों में क्या देखने को मिलेगा आपको? कोऑपरेशन। जब बात चीन की आती है तो भारत अमेरिका एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ एकदम ऐसे जैसे एकदम दो अच्छे दोस्त हों। वही वो है जयवीर वाली दोस्ती जो उसमें थी, शोले मूवी में थी, वो वाली दोस्ती दिखने को लगती है। एकदम दोनों साथ में खड़े, क्वाड बनाएंगे, तमाम तरह की चीजें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लद्दाख में जाके, उत्तराखंड में जाके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या हो, चीन को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। लेकिन वही जब बात होगी किसकी? वर्ल्ड है ना, आप सुना होगा ट्रेड वॉर के बारे में बात करेंगे, चाहे आप लोग बात करेंगे हमारे साथ जो हमको छूट मिली हुई थी, जीएसपी जो मिला हुआ उसको खत्म कर देना, और भी बहुत सारे मुद्दे जो WTO में अक्सर अमेरिका उठाता रहता है। अभी जैसे यूक्रेन को लेकर मामला चल रहा था, उसमें भारत और अमेरिका में एकदम तनातनी रही, अमेरिका भारत को टाइट करता रहा। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार आपको याद होगा, धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर हमको मेडिसिन नहीं भेजे तो हम इसको बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे, धमकाना शुरू कर दिया था। तो यानी कि सहयोग है, लेकिन सहयोग के साथ कुछ मामलों में आपको तनाव भी देखने को मिल रहा है। तो वही एक ऐसे भी देश है जहां तनाव के साथ सहयोग, यानी कि टेंशन तो चल रहा है लेकिन टेंशन के साथ कोऑपरेशन भी इंडिया चाइना को रख सकते हैं, इंडिया चाइना को रख सकते हैं कि बहुत सारे तनाव हैं बॉर्डर इश्यूज को लेकर, तो हमेशा ही तनाव रहा है। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो 62 के बाद, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई 62 के बाद, लेकिन तनाव तो अक्सर चलता रहा।
भारत और चीन कई बार आमने सामने हुए, और अभी तो 2017 में डोकलाम, फिर ये गलवान, और अभी भी कोई खत्म थोड़ी ना हुआ है, पूरा टेंशन जो है चल ही रही है। लेकिन फिर भी आपको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कहा WTO के अंदर भारत चीन एक साथ खड़े हो जाते हैं। आज भी दोनों के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है, ट्रेड हो रहा है। वो अलग बात है कि भारत के फेवर में नहीं है, लेकिन ट्रेड हो तो रहा है। तो यानी कि तनाव है, लेकिन तनाव के साथ सहयोग है। तो ये मेरे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो कॉपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सहयोग की बात करें, संबंधों की बात करें, नेचर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का आपको नेचर देखने को मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन। कोई चीज परमानेंट नहीं है। यही अमेरिका तो 1971 के वॉर में किसके साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और आज यही अमेरिका जो कहता है कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, इंडिया इज ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री। और बराक ओबामा तो ये तक कहने लगे थे कि भारत को हम NSG का मेंबर बनवा के रहेंगे। ये हमारी नाक की बात हो गई है। नाक की लड़ाई की तो अमेरिका ने ले लिया कि हम उसको बना के रहेंगे NSG का मेंबर। आप देखें, बहुत से कहता है कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े लोकतंत्र की दोस्ती है, आपको देखने को मिलती है। तो यानी कि अमेरिका कल तक जो पाकिस्तान, और आज जो आप देखें जो जो बिडेन की हम बात करें, बिडेन साहब की बात करें, वो भारत को भी साध रहे हैं, साथ में पाकिस्तान को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अभी FATF से बाहर निकाल दिया, हमने चलवाया था मुश्किल से, उन्होंने बाहर निकाल दिया ग्रेरिस से। अभी हेल्प भी कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन साथ साथ टाइट भी कर रहे हैं। अलग सी बात ये हम चर्चा करेंगे जब हम लोग भारत, पाकिस्तान और अमेरिकन सबको जोड़ेंगे, तो मैं बताऊंगा ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों अमेरिका ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा बिहेवियर करता है। तो कहने की बात यह है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये एक अलग से अलायंस बन रहा था, लेकिन हमने इसको रोकने का प्रयास किया कि भाई अगर हम पूर्ण रूप से अमेरिका की तरफ, क्वाड की तरफ चले गए और नाटो के साथ हमारा नाटो प्लस हो गया, तो क्या होगा, ये एक अलग से अलायंस बन जाएगा। और जो रशिया हमारा कहते हैं ना टाइम टेस्टिंग जो फ्रेंड रहा है, वो हमसे दूर हो जाएगा, तो वो कैसे चलेगा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उसको छोड़ा नहीं। खैर ठीक है, इंडिया की तो हम बात करेंगे अलग से। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में इमोशंस का कोई स्थान नहीं है कि किसी से गुस्सा हो गए तो मुंह बना लिया, पूरी जिंदगी बोलना ही नहीं है, ऐसा IR में नहीं चलेगा। IR में इतने इमोशनल हो गए कि ये नहीं देखना कि वो आ रहा है, वो ले जा रहा है, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसा फूल भी नहीं बनना है। अब जैसे मान लो बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश ने क्या गंगा वाटर ट्रीटी हमसे कर ली, ले लिया, इसके अलावा हमसे लैंड भी ले ली। अभी जो आपको याद होगा ओशियन में जो हमारा चल रहा था पूरा बंगाल की खाड़ी में जो डिस्प्यूट था बाउंड्री को लेकर, जो ओशियन बाउंड्री को लेकर, उसमें क्या हुआ, आपका इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन आया जो पूरा पूरा बांग्लादेश के फेवर में था। इंडिया को उसमें कम लाभ हुआ, भारत ने माना। अब तीस्ता को लेकर बात चल रही है, लेकिन तीस्ता में थोड़ी कि कुछ भी मान ली जाएगी बांग्लादेश की। हमें संबंधों को देखना ही पड़ेगा, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश ऐसा ना हो जाए कल को बांग्लादेश चीन ज्यादा करने लगे, तो हमें बांग्लादेश को साधना भी है। होता भी है कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन्होंने कहीं ना कहीं हमसे बार्गेनिंग भी की है, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, खासतौर से अब तो चीन को लेकर। नेपाल हमेशा बार्गेनिंग करने का प्रयास करता है कि भारत साहब क्या करें, बार्गेनिंग करें, या तुमको दे दो, धमकी वाला सूरज उसको देखने को मिलता है, या तुमको दे दो, नहीं तो हम चीन को बुला लेंगे, हम चीन को कर लेंगे। यही एटीट्यूड कुछ बांग्लादेश का भी रहता है। तो हमें राष्ट्रीय हित को भी बहुत ध्यान से चलना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे ले ले, हमसे ले ना पाए। मैं इसको हमेशा बोलता हूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं वो गिव एंड टेक रिलेशन होते हैं, यानी कि आपस में तुम हमें दो, हम तुम्हें देंगे, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत भावनात्मक होंगे या बहुत ज्यादा, जैसे कोई किससे गुस्सा हो गया कि मैं लाइफ टाइम तुम्हें बोलूंगा नहीं, तो ये तो भावनात्मक ही है ना, भाई जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैं देखा हूं कि कई बार लोग जो होते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा ईगो ले लेते हैं, बड़ी लंबी नाक कर लेते हैं। अरे क्यों करते हो इतनी लंबी नाक, जब बार बार कटे, क्या जरूरत है लंबी नाक करने की। अरे कहीं दिक्कत है, थोड़ा झुक लो यार, क्या दिक्कत है उसमें। नेशनल इंटरेस्ट, अपने बेनिफिट को देखना है, अपने फायदे को देखना है कि मुझे बेनिफिट जहां पर हो रहा है मुझे उसको लेना है, बेनिफिट पूरा होगा। ये नहीं कि हमको मतलबी बन जाना है, सेल्फिश बन जाना है, कि यूज एंड थ्रो में आ जाना है। यूज एंड थ्रो नहीं चलता अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में चल सकता है, व्यक्तिगत जीवन 20-30 साल का। भाई पहले तो आप बच्चे हैं तो माँ बाप के अम्ब्रेला के अंदर हैं, लेकिन जब आप अपने आप करने लगते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, विवाह हो जाता है, तो आप हो गए, तो 20-30 साल फिर आपकी अगली जनरेशन देखने लग जाती है। लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में तो ऐसा नहीं चलेगा ना।
रीजन थोड़ा तो नहीं चलेगा। लोग याद रखते हैं जब कोविड आया और हमने क्या वर्ल्ड को वैक्सीन दी, 100 से ज्यादा देशों को इंडियन वैक्सीन गई, तो दुनिया इसको याद रखेगी इंडिया ने हमको दी। कि कल को कोई मुसीबत आएगी, अमेरिका जैसा देश क्या तो साइड में खड़ा हो गया, भारत जैसा देश सामने आया, तो लोग उसको याद रखेंगे, देश याद रखेंगे क्या हुआ था। कुछ लोग नहीं याद रखेंगे, वो अलग विषय है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट है, वो अपने हिसाब से देखते हैं, से करते हैं। हम भी ध्यान रखेंगे कब क्या होगा क्या नहीं होगा। गेट क्लियर? तो मेरा कहने मतलब ये दोस्तों कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम जब देखते हैं तो नथिंग इज परमानेंट। चलिए, तो मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप, तो मैंने तो बोला बेटा आपका प्राइमरी, ये मैंने नेशनल इंटरेस्ट की बात की। फिर मैंने आपको कहा सेकेंडरी यानी कि आपके द्वितीयक जिनको बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी जो होते हैं, सेकेंडरी जो होते हैं, वो चेंजेबल होते हैं, बदलते रहते हैं। वो कैसे बदलते हैं? जैसे विश्व यानी कि वर्ल्ड सिनेरियो हम बोले तो वैश्विक परिदृश्य जिस प्रकार से बदलता है, तो वैसे ही नेशनल इंटरेस्ट भी क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिनेरियो। मेरी बात समझ में आई? यानी कि हम एक बात को देखें, समझे कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमारे नेशनल इंटरेस्ट भी क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। हमने देखा, एक दो और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। 90 की हम बात करें, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये था कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, फंड चाहिए था आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, कहा साहब हमको फंड दे दीजिए। उन्होंने कहा खूब फंड मिलेगा, ये बताइए कि लौटाएंगे कैसे। हमने कहा साहब लौटा देंगे, हम चावाक दर्शन में थोड़ी ना चलते हैं, आपको पूरा पाई पाई लौटा देंगे। वर्ल्ड बैंक ने कहा आप लौटा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी पॉलिसी सही नहीं है, आप वेलफेयर स्टेट को लेकर चलते हैं, आप लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर चलते हैं। क्योंकि नेहरू जी इसी वेलफेयर स्टेट को लेकर चले थे, यानी कि आपका एक लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर चले थे। जब कोई भी कंट्री एक वेलफेयर स्टेट को लेकर चलता है, लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर चलता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि इनकम है कम, एक्सपेंसेस ज्यादा, और आप उसकी जो यानी कि जो बीच में माइनस हो रहा है, जो फंड का प्रॉब्लम या फंड की कमी हो रही है, उसको आप क्या लोन से पूर्ति करते हैं। आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आप आईएमएफ के पास जाते हैं, आप हमारे पैसे लौटा ही नहीं पाएंगे, आप तो दोबारा फिर हमारे पास में आ जाएंगे। कैसे लौटाएंगे? क्योंकि पहले हमारे जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने वेलफेयर स्टेट को लेकर चले, वेलफेयर स्टेट आज भी है, लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर चले, वेलफेयर स्टेट को लेकर चले, कैसे लौटाएंगे? तब देखा जी आप बताइए हम कैसे लौटाएं। तो उन्होंने कहा आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, और पॉलिसीज क्या लानी पड़ेगी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण लाना होगा। तो अब हुआ क्या, हमने उनके अकॉर्डिंग जैसा उन्होंने कहा, हमने अपनी पॉलिसीज को क्या किया, चेंज किया। हम नहीं चाहते थे कि हमारे यहां पर क्या ग्लोबलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का लाना ये एक विदेश नीति की बात थी। इंडिया का पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करना, जुड़ जाना, ये फॉरेन पॉलिसी की बात थी। गेट माय पॉइंट दोस्तों? तो यहां पर आपने देखा कि विश्व के साथ इंटरेक्शन होगा तो भी आपकी क्या होगी, यानी कि वर्ल्ड जैसे बदलेगा। जैसे आज वर्ल्ड सिनेरियो की हम आज की बात करते हैं, भाई आज आप जानते होंगे, हम चर्चा करेंगे जब वर्ल्ड सिनेरियो, कल का मेरा लेक्चर पूरा वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के बारे में कल मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा। जब वो जानकारी मिल जाएगी तो आपको कभी इस प्रकार का इश्यूज नहीं होगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और आपको एक अनुमान लग जाएगा। भाई पैक्स अमेरिकाना और अभी क्या पैक्स सिनिकाना। तो जो पैक्स ब्रिटानिका था वो तो पहले आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही खत्म हो गया था, यानी ब्रिटेन का जो एक पूरा प्रभुत्व था पूरी दुनिया में, यूरोप का, उसमें खासतौर से ब्रिटेन का, वो खत्म हुआ। फिर आपका किसका, अमेरिका का चला सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पैक्स अमेरिकाना उसको कहा जाता है पूरी वर्ल्ड में, यानी सुपर पावर कह लीजिए। यहां तक कि 90 के बाद एकदम हेजोनोमस स्टेटस में आ गया अमेरिका। लेकिन अब कोविड के समय आप देखें तो कोविड के समय अमेरिका कहां था? अमेरिका अपने इंटरनल इश्यूज को नहीं संभाल पा रहा था, अपने इंटरनल मैटर्स को नहीं संभाल पा रहा था। वहां पर इतने बड़े नंबर में क्या थी, लोगों की डेथ हो रही थी, वो तो अपने आंतरिक मोर्चे फेल था। इन पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका कहीं नहीं दिख रहा था, चीन दिखा, भारत दिखा, लेकिन नहीं था। दैट्स मीन पैक्स अमेरिकाना इज ओवर नाउ। अब दौर किसका किया, क्या चीन का होगा? अब सुपर पावर अमेरिका तो रहा नहीं। ये हम हालांकि मैं कल चर्चा करूंगा इसको, फिर मैं डिटेल से बताऊंगा क्या वाकई में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। तो बात है कि पैक्स निकाना, चाइना ने सोचा कि तो अवसर है किसके लिए, मेरे लिए, और अब मैं क्या बनता हूं, सुपर पावर बनता हूं।
लेकिन दुनिया ने चीन के सुपर पावर को यानी कि हेजेमोनिक स्टेटस को, चीन की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। तो दुनिया में एक स्थिति ऐसी आ गई जिसको हम लोग बोल सकते हैं चौस की स्थिति आ गई, अराजकता की स्थिति आ गई। तो वहां पर जो मिडिल पावर थे यानी कि भारत जैसे देश थे वो बड़ी भूमिका में आए और मल्टी एंगेजमेंट को उन्होंने क्या बेस बनाया कि मल्टी एंगेजमेंट को लेकर चलेंगे ताकि दुनिया में क्या रहे, पीस रहे, शांति रहे। तो भारत ने अपनी विदेश नीति, जहां पहले नाम भारत करता था, नेम की बात करता था, पंचशील की बात करता था, वही भारत आज क्या कर रहा है, वही भारत आज बात कर रहा है मल्टी एंगेजमेंट की बात कर रहा है कि हम गुटों में शामिल होंगे, हम क्वाड में शामिल होंगे, हम और भी गुटों में शामिल होंगे। तो मीन दैट यानी कि फॉरेन पॉलिसी में जो नेशनल इंटरेस्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड सिनेरियो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये सेकेंडरी रिस्क हम रखते हैं क्योंकि चेंजेबल है, बट परमानेंट प्राइमरी आपका हुआ जो आपका प्राथमिक रूप से है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इतने रखते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर था, आज इतने रखते हैं। कल इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और कल थोड़ा सा हम लोग पहले वर्ल्ड सिनेरियो को भी देखेंगे और साथ में कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनको भी हम लोग देखते हुए करेंगे। और फिर हम लोग फॉरेन पॉलिसी पे, परसों हम लोग फॉरेन पॉलिसी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमने समझा ये तो आज एक बेसिक सा लेक्चर था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, उसको हमने जाना। इसको आगे कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल का जो स्लाइड है वो मतलब जो PDF है, बुक तो अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। सबको बात करते हैं, मैं बता दूंगा आपको कब मिल जाएगी किताब आपको, जो आपको मटेरियल है हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। लेकिन डेली का जो हम लोग PPT मेरी होती है उसका मैं आपको भेज दूंगा PDF, तो वो आपको डेली का डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आज मैं कुछ क्वेश्चन नहीं ले पाया आपके, लेकिन मैं इसको कल जरूर आपके क्वेश्चंस लूंगा। आज कुछ लग रहा है मेरे को मैं क्वेश्चन आपके पढ़ नहीं पा रहा, पहले तो पढ़ पा रहा हूं, अभी नए वाले नहीं पढ़ पा रहा आपके। चलिए मैं इसको फिर कल मैं क्वेश्चन ले लूंगा आपके, जो भी रहे मैं कल क्वेश्चन ले लूंगा आपके।